वेलकम एवरीबॉडी। भूगोल के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हमारा विषय होगा जनसंख्या विस्फोट, जो आपके फर्स्ट पेपर का 5वां यूनिट से है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य क्या है, और विस्तृत चर्चा करेंगे कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है उसके क्या कारण रहे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको नियंत्रण में करने के उपाय क्या है। इन संदर्भों में आज बात होगी। तो चलिएगा चर्चा करते हैं जनसंख्या विस्फोट के संबंध में। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। देखिए, एक बहुत सामान्य आशा है कि जनसंख्या जो है वो तो बढ़ेगी, अगर कोई विपत्ति या आपदा ना आए तो जनसंख्या में उत्तरोत्तर विकास होना ही है। मुश्किल वहाँ पर होती है कि जो जनसंख्या में वृद्धि की जो दर है, एक समय के सापेक्ष अगर वो दर बहुत तेज होता है या अप्रत्याशित होता है, तो जो उससे पॉपुलेशन क्रिएट होता है वो संसाधन या विकास की जो गति है उसकी तुलना में काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, तो वो एक समस्या बन जाता है। और जनसंख्या में वृद्धि का सामान्यतः आशय यही होता है कि विकास और संसाधनों के तुलना में जो जनसंख्या है उसका तेजी से बढ़ना। उन्नीस सौ 50 ईस्वी के आसपास उसके बाद जनसंख्या में बहुत अप्रत्याशित, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और इसी वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा गया। 20वीं शताब्दी में जो 1950 के बाद का जो वृद्धि है वो 1955 के आते आते 1.7% की दर से बढ़ने लगी। 1960 में वो बढ़ के 1.9% हो गई। तो ये जो जनसंख्या में वृद्धि की दर है वो काफ़ी चिंताजनक रही। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रति वर्ष विश्व की जनसंख्या में 8 से 10 करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं। 8 से 10 करोड़ हर साल पूरे विश्व की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ये विशेष चिंता का विषय है। और हम देखते हैं कि आज भी एशियाई और अफ्रीका के देशों में भूखमरी और अकाल पड़ने से काफ़ी हजारों और लाखों लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। इससे इस बात से डर लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में क्या होगा। एशियाई और मध्य पूर्व के देश जो हैं उनका धार्मिक वातावरण ऐसा है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए आप कोई कठोर नियम नहीं बना सकते जिससे कि जनसंख्या घटाया जा सके। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए जनमानस को तैयार करना, जीवन स्तर सुधार कर उनको कम संतान
की अनिवार्यता को समझाया जाए और उनमें एक जागरूकता पैदा की जाए। अगले क्रम में चर्चा करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा ये डिस्टर्बेंस के कारण। जो भारत है, भारत में जनसंख्या के विस्फोट का कारण क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या है? ये अनुमान लगाया जाता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में जो भारत की जनसंख्या थी वो 10 करोड़ के आसपास थी। 1750 में ये 13 करोड़ हो गई। कल्पना करिएगा, आज से इसकी तुलना करिए। 1750 में जनसंख्या भारत की 13 करोड़ थी। 1871 में जब भारत में पहली बार जनगणना की गई तो उस जनगणना में भारत की जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ थी। और 2011 की जो जनगणना है, जो 10 साल पहले हुई है, अभी 2021 में और होनी चाहिए। तो रिसेंट जो नया डाटा है हमारे पास, जो करेंट डाटा है 2011 के जनगणना का, उनमें भारत की जो आबादी है या जनसंख्या है वो 121.05 करोड़ हो गई। तो इन आंकड़ों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं विभिन्न जो कारण हैं उसके संदर्भ में सामान्य चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है उसके कारणों में एक कारण है मृत्यु दर में गिरावट। सच्चाई यह है कि भारत में मृत्यु दर के कारणों को सही सही तय कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी 1921 के बाद जो मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है उसका जो मुख्य कारण है वो अकालों में कमी, महामारी जो है हैजा चेचक वगैरह उनके ऊपर नियंत्रण, मलेरिया तपेदिक को कंट्रोल किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार लाई गई और नए नए औषधि और एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग बढ़ता गया, जिसके कारण मृत्यु दर में गिरावट आई। मृत्यु दर में गिरावट का असर है प्रति 1000 मरने वालों की संख्या। दूसरा कारण है उच्च जन्म दर। आप देखिएगा कि मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर ऊंचा होना ये एक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को पैदा कर देता है। भारत में अभी भी जन्म दर ऊंचा है, लेकिन अगर आप तुलना करें थर्ड वर्ल्ड के देशों से, थर्ड वर्ल्ड मतलब अविकसित देशों से, तो उनकी तुलना में ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें विकासशील देशों से तो भारत की जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो जन्म दर है भारत की अभी, उसे जो देश है, देश का जो वर्तमान विकास स्तर है उसमें सहना मुश्किल है। भारत की जन्म दर 21.8 प्रति हजार है। प्रति हजार में 21.8 जन्म दर है। तीसरा है कृषि की व्यापकता। आप जानते हैं कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर तरफ आपको एग्रीकल्चरल लैंडस्केप दिखाई देंगे। और आप महसूस कीजिएगा कि जो लोग कृषि में लगे हैं उनको लंबे समय तक अपने बच्चे भार नहीं बनते, क्योंकि जो बच्चा होता है वो उसके एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, कृषि कार्यों में हाथ बटाते रहता है। एक हैंड होता है, एक कार्यशील पॉपुलेशन होता है, भले वो छोटा रहे। और इस कारण कृषक लोग अधिक संतान को बुरा नहीं मानते।
वर्तमान समय में आप देखिए कि कृषि उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। आज एग्रीकल्चर में ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग हो रहा है। आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि रासायनिक खादों का पर्याप्त उपयोग हो रहा है कृषि में। और जब खाद्यान्न में या प्रोडक्शन में वृद्धि होती है तो ज़्यादा लोगों का पेट भरना या भरण पोषण में कोई बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होती है। ये भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ने का। निर्धनता की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर में काफ़ी वृद्धि करें, उत्पादन में वृद्धि हो, आर्थिक संगठन में सुधार हो, लोगों का के स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं हो, या औद्योगिकरण की दिशा में चाहे जितनी भी प्रगति हो, लेकिन जब सामान्य जनसाधारण का जो जीवन स्तर है वो जब तक संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंचेगा, तब तक जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका आकार और जो हमारे पास संसाधन है उसके साथ ठीक से समायोजित नहीं होगा, तब तक समाज में गरीबी रहेगी। और गरीब लोगों की संतानें अधिक होती है सामान्य तौर पे, आप इसको देख सकते हैं। एक विद्वान हैं गुन्नार मिल्डल, उनका कहना है कि गरीब समाज में बच्चे भार नहीं होते। इसके विपरीत अक्सर वे व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन होते हैं। पांचवा है विवाह की व्यापकता। आप जानते हैं कि हमारे देश में विवाह एक प्रमुख कर्तव्य के रूप में माना जाता है। हर माता पिता अपनी कन्या का विवाह करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि में सहयोग मिलता है इससे। विवाह हमारे देश में एक अनिवार्य सामाजिक बंधन है और संतान की उत्पत्ति करना इस बंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो ये भी एक कारण है। कम उम्र में शादी करना, तो जो जनसंख्या के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि लड़कियों का कम आयु में विवाह उनकी ऊंची जनन क्षमता का कारण है। जब विवाह 25 वर्ष या इससे ज़्यादा आयु में होगी तो जनन क्षमता कुछ कम होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है, ये जो कारण आप देख रहे हैं उसके अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास भी है। एक लड़की भी तो आपको लड़का भी चाहिए। संयुक्त पारिवारिक प्रथा है, शिक्षा में कमी है और संतति निरोध के उपाय का उपयोग बहुत लिमिटेड होता है, कम होता है, जिसके कारण हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि का दर अधिक है। आइए आगे चर्चा करते हैं जनसंख्या विस्फोट में परिणाम क्या होता है। जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ती है तो उसका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि सामान्य तौर पे आर्थिक वृद्धि की प्रगति में एक बाधक तत्व होता है। और अगर बात करें विभिन्न बिंदुओं की, तो इसका प्रभाव या परिणाम होता है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या होगी। देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है और बढ़ने के बावजूद खाद्यान्नों में कमी दिखाई देती है। अरबों रुपए का खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता है। जो पूंजी विदेशी मुद्रा
पूंजीगत माल करने के क्रम में काम आनी चाहिए, जिससे कि हज़ारों लोगों का रोज़गार मिलता। लेकिन नहीं, वो पैसा खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए आयात करने में लग जाता है। अगला क्रम है आय, बचत, विनियोग की दर में कमी। एक देश की जनसंख्या में वृद्धि उस देश की आय और विनियोग पर प्रभाव डालती ही है। जब आर्थिक विकास होता है जिसके कारण आपको फायदा होता है, आय का सृजन होता है, उस आय को ये बढ़ी हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए व्यय करना पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय में कम करती है, जिससे कि बचत प्रभावित होती है। और जब आपके पास बचत ही नहीं होगा तो आप कहाँ पर विनियोग करेंगे या पैसा लगाएंगे, उसका रेट गिर जाता है। जन उपयोगी सेवाओं के भार में वृद्धि अगला कारण है। जब जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसका दबाव जो जनता के उपयोग में आने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर पड़ता है, जैसे अस्पताल हो गया, रेल हो गया, परिवहन के साधन, बिजली, पानी, मकान, इसके ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी है। जो सरकार है, सरकार अपने पैसे का बहुत बड़ा भाग कानून व्यवस्था और सुरक्षा में व्यय करना पड़ता है, जिससे विकास कार्यों के लिए धनों में कमी आती है। अगला कारण है श्रम शक्ति में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सामान्य आशय है कि कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। आपके पास रोजगार के साधन उस गति से नहीं बढ़ पाते जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है या कार्यशील जनसंख्या बढ़ रही है, काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए बेरोजगारी की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बहुत जटिल होती जा रही है। 1956 में भारत में 70 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, जो 2011 के आखिरी में ये जो संख्या है वो 6 करोड़ हो गई। 6 करोड़ 41 लाख बेरोजगार 2011 में भारत में। तो ये दुष्परिणाम होता है। पांचवा है कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधा। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो तेजी से विकास नहीं होने देती। कृषक परिवार के सदस्य बढ़ने से भूमि का विभाजन, उपविभाजन, अपखंडन होने लगता है, जिसको हम लोग बंटवारा कहते हैं। प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि का औसत कम होने लगता है। भारत में 1911 में प्रति व्यक्ति औसत जो भूमि का अनुपात है वो 1.11 हेक्टेयर था और आज वो अनुपात 0.38 हेक्टेयर रह गया है, 1/5। तो जिससे कि कृषि के विकास में और उद्योगों के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। बेरोजगारी, जो भारत में 5th ईयर प्लान बना था उसमें रोजगार उपलब्ध कराने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि का दर है वो इतना ज़्यादा है कि ये जो तमाम प्रयास सार्थक नहीं हो सके, जिसके कारण लगातार बेरोजगारी में वृद्धि होते जा रही है। ये एक विकराल समस्या है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम मूल्य स्तर में वृद्धि में देखा जा सकता है। वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ता। अगर वस्तुओं की मांग बढ़ गई और उत्पादन नहीं बढ़ा तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो उस वस्तु का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो वो आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, जिससे कि विकास कार्यों में जो खर्च होना है
उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण और पहलू हैं जो भारत में जनसंख्या के विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है कि इसको रोकने के उपाय क्या क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये विभिन्न बिंदुएं हैं। तो पहली बात है कि विवाह की आयु में वृद्धि करना। ये आसान काम नहीं है, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं तो इसके ऊपर बात होगी। लड़के और लड़कियों की न्यूनतम विवाह उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि जितने देर में विवाह किया जाता है वैवाहिक जीवन में उतने ही कम बच्चे पैदा होते हैं। ये एक तथ्य है, आजमाया गया तथ्य है। अधिक उम्र में विवाह होने से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करना और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने से अपरोक्ष रूप से जो संतानोत्पत्ति है उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो ये एक तरीका हो सकता है जनसंख्या में वृद्धि को रोकने का। दूसरा है नारी शिक्षा एवं स्वतंत्रता हेतु प्रयास। हम देखते हैं कि अधिकांश ग्रामीण और अल्प विकसित जो क्षेत्र है वहाँ नारी आज भी ऐसा है कि बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई है वो। सामाजिक, धार्मिक और अशिक्षा के कारण वो पुरुषों के क्रूरता के चक्र से उबर नहीं पाती है। इसलिए शिक्षित और स्वतंत्र नारी के कार्यक्रम की ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन होनी चाहिए, जो जनसंख्या की बाढ़ को रोके। घर एवं ग्रामीण वातावरण में स्वास्थ्य एवं पारिवारिक स्वास्थ्य में और स्वच्छता के स्तर में अपने आप सुधार आ जाएगा जब महिलाएं पढ़ेंगी और स्वतंत्र रहेंगी। बहुत सारे कुरीतियाँ और अंधविश्वास अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अगला कारण है उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करें। जब उत्पादन में वृद्धि का प्रयास होगा तो लोगों की रुचि उसमें बढ़ने लगती है, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है, वो भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। तो कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना एक तरीके से जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का एक उपाय हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हमारे देश में आर्थिक क्षमता को बनाए रखने के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और सफाई पे ध्यान देना जरूरी है। अभी अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। जो आधुनिक विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, उससे कई रोगों का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। फिर भी कुछ बीमारियां हैं जिनसे लोग अभी भी पीड़ित रहते हैं। अतः स्वास्थ्य सेवाओं के का जो क्षेत्र है उसमें सुधार की आवश्यकता है, और वो यही केंद्र हैं जो परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक सुरक्षा का विकास।
देश की जो जितने लोग आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना भविष्य में आप विकास नहीं कर सकते। बुढ़ापे, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि से आपको सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं मिलेगा, और इसी के कारण आदमी इससे बचने के लिए बड़े परिवार के संकल्पना पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है कि जिससे उसके बाद उसके नहीं रहने के बाद उसके परिवार की देखरेख उचित ढंग से हो सके। एक लाइन कहा जाता है कि बच्चे गरीब लोगों की संपत्ति हैं और एक प्रकार की बीमा भी है। दैट इज ए कोटेशन, और काफ़ी रोचक कोटेशन है। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विशेष दुर्घटना बीमा, पारिवारिक बीमा, पेंशन जैसे कार्यक्रम चलने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो उपाय है परिवार नियोजन का, ये काफ़ी प्रभावी हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण में। परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और सफल संचालन के लिए लोगों को जागरूक करना, जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों को सचेत करना, एक अच्छे और स्वस्थ जीवन स्तर के लिए कम संतति नीति का पालन करना, और एक गुणात्मक रूप से मजबूत समाज का निर्माण करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या के इस अप्रत्याशित दर में वृद्धि होने की जो घटना है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। तो जनसंख्या के विस्फोट के संबंध में हमने जो चर्चा की उसका मूल ये है कि किसी भी राष्ट्र के लिए जनसंख्या एक अति आवश्यक तत्व है। जनसंख्या और विकास के बीच का जो सामंजस्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधनों की उपलब्धता और उन संसाधनों का तकनीक के सहयोग से मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विकास के स्तर को सतत बनाते हुए और उसके अनुपात में या जो जनसंख्या का दर है उसके साथ अगर उसका समायोजन हो जाए तो किसी भी राष्ट्र को प्रगति करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर ये सामंजस्य बिगड़ जाए या न रहे या डिस्टर्ब हो जाए तो जो जनसंख्या है वो एक विकराल समस्या का रूप लेने लगती है। तो इनके कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसको रोकने के जो उपाय हैं उनके बारे में चर्चा की। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। इस पावर पॉइंट को प्रिपेयर की है अंजनी पटेल ने, हमारी विभागीय सहयोगी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी का भी धन्यवाद, आप गंभीरता से इस व्याख्यान में शामिल हुए। और इसके बाद अगले क्रम में हम मिलेंगे फूड सिक्योरिटी
फूड सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा पर बात करने के लिए अगले अंक में। धन्यवाद।